गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि कांच के स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होगा? कांच के स्लैब से, यानी कांच की एक पट्टी है उसमें कैसे अपवर्तन होता है, ठीक है। तो आज हम कहेंगे कांच के स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलिए, ये हमारा क्या है? एक कांच का स्लैब है, ठीक है। कांच की एक पट्टी है। यहां से हमारा क्या आया? आपतित किरण आया, ठीक है। यहां से एक आपतित किरण आया। इधर हमारा क्या है? हवा है। क्या है? हवा, एयर, ठीक है। ये क्या है? कांच, कांच है, ग्लास, ठीक। और इधर फिर हवा है ना, यही माध्यम है, हवा। तो आपको पता है कि हवा जो है सघन होता है कि विरल? हवा जो है विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ जो है प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। क्या जा रही है? विरल से सघन में, ठीक है। तो विरल से, जब विरल से सघन में जाएगी तब क्या होगा? विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही है ना, हमने पहले चैप्टर में यही पढ़ा था ना, पहले लेसन में, कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये अभिलंब, ठीक है, अभिलंब खींचते हैं। आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। प्रकाश की किरण जा यहाँ रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण अब इधर ना जाके अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, यानी इधर की ओर जाएगी। ये अब यहां से जाएगी, ठीक है। ये आई है और ये है आर। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। जब विरल से सघन में जाती है तो कोण आई जो होता है वो ग्रेटर होता है कोण आर से, ठीक है। जब अभिलंब की ओर झुकेगी मतलब क्या? कोण आर छोटा हो गया, कोण आई बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा क्या था? विरल से सघन में जा रहे थे। ये विरल, ये सघन, और फिर ये विरल, यही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किरण आपतित हुई, ठीक है। अब ये माध्यम क्या है? कांच से हवा में, यानी सघन से विरल में। ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु पे ये खींचा गया अभिलंब, ठीक है। ये इसको जाना था ऐसे, ठीक। लेकिन अब ये जाएगी कैसे? अब क्या होगा? सघन से विरल में क्या हो जाएगा? सघन से विरल में ना, तो ये क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, ठीक है। और ये क्या था? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सघन से अभिलंब से दूर, ठीक है। तो ये अब इधर ना जाके अब ये किधर चली जाएगी? इधर जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये भी इधर जा रही है। मतलब क्या है? ये हमारा अब यहाँ आई था और ये आई हो गया। इस केस में क्या हो गया? कोण आई जो है वो कोण आर से छोटा हो जाता है, कोण आर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो किरण, ठीक है, जो आपतित किरण की दिशा थी और ये अपवर्तित किरण, दोनों क्या है? समांतर हैं। दोनों समांतर, ठीक है, दोनों समांतर हो गई।
तो जब कांच के स्लैब से अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जो फाइनली अपवर्तित किरण, दोनों क्या है, यानी ये अंदर प्रवेश कर रहा है और ये बाहर हो रहा है। ये इमर्जिंग, ये इंसिडेंट है, ये इमर्जिंग है, ठीक है। ये दोनों आपस में समांतर हो जाती हैं। लेकिन क्या है, किरणें पहले यहाँ से जाना था, अब ये हो गई, दिशा तो एक है लेकिन ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, विस्थापित हो गई। तो ये हो गया हमारा विस्थापन, ठीक है, ये क्या हो गया, विस्थापन। इस विस्थापन को कहा जाता है पार्श्व विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पार्श्व विस्थापन समझ में आया क्या है, पार्श्व विस्थापन, ठीक है। पार्श्व विस्थापन क्या है, पार्श्व विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जब आपतित किरण किसी ग्लास स्लैब पे जाती है और जब बाहर निकलती है तो वो अपने पथ के समांतर होती है, लेकिन वो विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से इतना हट जाता है। ये जो विचलन है टी, ठीक है, ये जो टी है, इसकी कितना विस्थापित हुआ, ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, ये आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण जितना ज़्यादा होगा विस्थापन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। आपतन कोण ज़्यादा तो विस्थापन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये किरण जो है, ये आई ही जो है लंबवत आ जाए तब क्या होगा, अपवर्तन में ये जो किरण लंबवत आ जाए, ठीक है। जब किसी सतह पर लंबवत किरणें होती हैं तब क्या होगा, चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि ये जो किरणें हैं, जो यदि मान लीजिए कि ये सतह है, ठीक है, ये हमारी एक सतह है, एक ये माध्यम है, एक दूसरा माध्यम है, और ये किरणें लंबवत आ रही है, तब क्या होगा, तब अपवर्तन किधर होगा, ठीक है, ठीक। आपतन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो आपको पहले समझ में आ गया, जो ये पार्श्व विस्थापन है वो आपतन कोण पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आपतन कोण होगा उतना ज़्यादा ये विस्थापित होगी, ये इधर से उतना ज़्यादा खिसक जाएगी। दूसरा क्या है, ये जो ग्लास स्लैब है, पट्टी है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो स्लैब की चौड़ाई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चौड़ाई होगी, ये जितना ज़्यादा होगा, ये जो डी है स्लैब की चौड़ाई जितना ज़्यादा होगा, यानी जितना वो कांच में जितना देर प्रकाश चलेगी उतना ज़्यादा विस्थापित होगी, ठीक है। जितना चौड़ा ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि ये इतना ही होता तो कम ही चलती, यदि यहाँ हो जाएगा तो ज़्यादा दूर चलेगी, जितना ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा है इसका अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक किसका, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का हवा के सापेक्ष, देखिए कांच का होता है कितना 1.54 और हवा का कितना होता है 1.003, ठीक है। निर्वात का 1 होता है, हवा का 1.003। तो ये जो है अपवर्तनांक, यानी जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको कैसे लिख सकते हैं, n किसका GW ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर NGW ऐसे लिख सकते हैं, या फिर NGW। ये 3 तरीके हैं जहां हम लिख सकते हैं कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। इसका मतलब भी वही है, ठीक है। एक G से ग्लास, ये W नहीं, W से तो वाटर, A, ठीक है, A से एयर, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष NGA इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन समझ में आ गया, जब प्रकाश की किरणें किसी ग्लास स्लैब से कांच की पट्टिका से गुजरती है तो निकलने वाली किरण आपतन किरण के समांतर होती है, लेकिन वो अपने पथ से कुछ विस्थापित हो जाती है, ठीक है। उस विस्थापन को पार्श्व विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं।
आगे पढ़ते हैं रेंज। रेंज आपने सुन रखा है, ठीक है, रेंज क्या होता है, तो रेंज के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। गोलीय रेंज। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गोलीय रेंज, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये क्या है, तो आप लोग जानते ही हैं कि रेंज दो प्रकार का आप लोग सुन रखे हैं, एक होता है उत्तर रेंज, एक होता है आउटर रेंज, ठीक है। क्या है, पहला उत्तर रेंज और दूसरा आउटर रेंज। ठीक, इसको कहते हैं कन्वेक्स रेंज, इंग्लिश में कन्वेक्स रेंज, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको आउटर रेंज को कनकेव रेंज, ठीक है, कनकेव रेंज। अब किसको उत्तर रेंज कहते हैं, किसको आउटर रेंज कहते हैं, तो सीधी सी बात यदि कहेंगे कि जिसकी सतह, अब रेंज में दो सतह होती हैं, ठीक है, एक आगे एक पीछे, दो सतह होंगी, तो जिसकी सतह उत्तर होंगी वो उत्तर रेंज, जिसकी सतह आउटर होगी आउटर रेंज। लेकिन जरा देखिए, अब देखते हैं, अब बताइए ये कौन सा रेंज है, ठीक है, ये सतह इसका क्या है, आउटर है, ये अब सतह आउटर है, तो ये कौन सा रेंज हो गया, उत्तर है कि आउटर है, या फिर ऐसा हो जाए, ठीक है। अब कहेंगे कि नहीं इसको हम आउटर कर, यदि हम इसको इसी को ऐसे बना दें, तब क्या ये रेंज और ये रेंज अलग है ना, बस इसको क्या करें, ऐसे ना रख के ऐसे रख दिए हैं, एक तो इससे तो अलग नहीं हुआ। अब इस तरह से देखते हैं कि रेंज कितने होते हैं, अब पहचानने के कैसे थे, कौन सा उत्तर है कौन सा आउटर है, तो सीधी सी बात है। अब देखिए इस रेंज में क्या है, यहाँ मोटाई ज़्यादा है और यहाँ मोटाई कम है, ठीक है। तो पहचान क्या है कि यदि बीच में किसी भी रेंज के बीच में मोटाई, जैसे ये है हमारा, ठीक है, जो नॉर्मली आप बनाते हैं, ये क्या है, उत्तर रेंज है, ठीक है, और ये है आउटर रेंज है। यदि बीच में मोटाई ज़्यादा है, ठीक है, बीच में मोटा हो, ठीक है, ठीक, और किनारे पतले हैं, ठीक है, किनारे पतले हैं, थिन, ठीक है, ये भी किनारा पतला है, थिन, ठीक है, तो इसको कहेंगे उत्तर रेंज। क्या हो जाएगा ये, उत्तर रेंज, ठीक है। और यदि बीच में पतला हो, ठीक है, ये बीच में है, मिडिल में पतला, थिन, ठीक है, और किनारे मोटे हों, ये भी मोटा भाई है, ठीक, और ये भी मोटा भाई है, मोटा, ठीक है, ठीक है, मोटा हो, चौड़ा हो, ठीक है, लंबा चौड़ा हो, अरे लंबा तो नहीं, मोटा मोटा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, किनारे यदि मोटा है और बीच में पतला है तो वो है आउटर रेंज, ठीक है, आउटर रेंज, ठीक है, समझ में आ गया
कि यदि बीच में मोटा हो और किनारे पतले हैं तो वो है उत्तर रेंज है। देखिए यहाँ ये एक बोलेंगे ये क्या छोटी छोटी बात बताना है। बात ये है ना कि हम लोग जब वाइवा देने जाते हैं, जब एग्जाम में वाइवा देने जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग बच्चे से पूछते हैं कि रेंज दे के पूछते हैं कि भाई ये बताइए ये कौन सा रेंज है। तो ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाते हैं क्योंकि एक तो देखे नहीं होते हैं और पता भी नहीं होता। वो बस ये जानते हैं कि ऐसा होगा तो उत्तर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ठीक है, बस आपको क्या करना, टच करना है ऐसे, जैसे ये रेंज है पूरा। ठीक है, बीच में यदि मोटा है और किनारे पतला है तब वो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर रेंज। ठीक है, और यदि बीच में पतला किनारे मोटा हो रहा है तो वो आउटर रेंज। ठीक है, अब देखिए उत्तर रेंज कैसे कैसे हो सकते हैं। हमें बनाना है उत्तर रेंज। ठीक है, तो पहला तो जो ऐसा ऐसे है, ठीक है, पहले ये हो गया, दूसरा ठीक, और तीसरा ठीक। इसमें क्या है, दोनों से सतह हमारे उत्तर है। ठीक है, ये कैसा है, एक सतह उत्तर है, एक सतह क्या है हमारा, एक सतह उत्तर है, एक सतह हमारा समतल है। ठीक है, प्लेन है, और इसमें एक सतह उत्तर है, एक सतह आउटर है। इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कन्वेक्स रेंज। ठीक है, कन्वेक्स रेंज। इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स रेंज। ठीक है, और इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स रेंज। ठीक है, ये तीनों क्या है हमारे उत्तर रेंज है। तीनों में क्या है, बीच में मोटा है और किनारे पतले हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए हमारे उत्तर रेंज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटर रेंज की। देखिए हम बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं कि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी समझे, जिनको बात समझ में आती है वो थोड़ा फास्ट मोड में चला देंगे वीडियो को। ठीक है, ठीक, आगे क्या है, आउटर रेंज। आउटर रेंज, ठीक है, ये कैसे होंगे, ये हमारा देखिए पहला तो जो आप लोग नॉर्मली फिगर में देखते हैं जिसके बारे में जानते होंगे, ये हो गया। ठीक है, दूसरा ठीक है, और तीसरा ठीक है, ये क्या है, दोनों साइड में से कन्वेक्स है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। दोनों साइड से कनकेव है, दोनों साइड से कनकेवो कन्वेक्स रेंज। ठीक है, ये क्या है, ये तो हमारा कनकेव है लेकिन ये क्या है, प्लेन है, तो ये हो गया प्लेनो कनकेव रेंज। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये सतह क्या हो गया, कन्वेक्स है, तो ये हो गया कन्वेक्स कन्वेक्सो कनकेव रेंज। ठीक है, तो ये हो गया आउटर रेंज। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है कि बीच में पतला और किनारे मोटा। ठीक है, दो किनारे में मोटा हो जाएगा।
ठीक है, ये पहचान होती है आउटर रेंज की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेंज से अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि ग्रास के स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि रेंज में अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो एक बनाते हैं खूबसूरत सा। ये हो गया हमारा कौन सा रेंज है, ये उत्तर रेंज है। ठीक है, अब यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका क्या काम है, अपवर्तन होगा। इधर क्या है, हवा है। यहाँ क्या है, कांच का बना है तो कांच है, और ये क्या है, फिर हवा है। ठीक है, तो ये क्या है, हवा से कांच में, ये प्रकाश की किरण क्या है, हवा से, अब यहाँ हवा में चल रही थी, अब कांच में प्रवेश कर रही है। हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा। अब क्या है, यहाँ पे हवा क्या है, विरल माध्यम है, मतलब ये विरल माध्यम है। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, तो विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। यही है ना, विरल से सघन में जाएगी, क्या है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम में। ठीक है, पहला ये हो रहा है तो ये किधर जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेंगी। तो यहाँ अभिलंब खींचते हैं, देखिए ये हमारा कर्व है ना, ये हमारा उसका कर्व है, तो इसका केंद्र कहीं यहाँ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो अभिलंब होगा वो ऐसा होगा कहीं। ठीक है, इस पर अभिलंब हो गया ऐसा। ठीक है, अब क्या है, किरण को इधर जाना था, लेकिन अब क्या हो जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। जो किरण इधर जा रही थी वो अब ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, समझ में आया, ये किरण यहाँ से आई तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक, अब क्या है कि अब यहाँ पे फिर अपवर्तन होगा, इधर कांच है इधर हवा है, लेकिन अब क्या होगा, सघन से विरल में, कि अब क्या होगा, सघन से विरल में। ठीक है, तो सघन से विरल में जब जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाएगी, ये हमारी सतह है। ठीक है, तो इसका अभिलंब ऐसे होगा, ये अभिलंब हो गया, ये जा रही थी ऐसे, तो अब ये क्या होगा, अभिलंब से और दूर हो जाएंगी, मतलब ये अब ऐसे जाएगी। ठीक है, तो हमारी किरण जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे आ गई। ठीक है, ठीक नीचे से भी ऐसे करेंगे या कहीं भी करेंगे, कहीं भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये किरण पहले ऐसे घूमेगी अंदर की ओर, फिर और अंदर की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी आप चाहें तो कर लीजिए। तो ये क्या होगा, यहाँ है इधर होगा तो इसका अभिलंब ऐसा हुआ। ठीक है, ये ऐसा अभिलंब हुआ, तो अब क्या हुआ, ये इधर जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक गई, फिर इसका अभिलंब ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब इधर की ओर जा रही थी तो अब अभिलंब से दूर हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा ये कौन सा रेंज है, उत्तर रेंज है ना, ये कौन सा रेंज है, उत्तर रेंज। तो रेंज में दो सतह पे हमारा अपवर्तन होता है, और ये रेंज क्या कर रहा है, उत्तर रेंज किरणों को एक बिंदु पे मिला रहा है। ठीक है, उनको आपस में पास में ला रहा है, जो इधर वाली किरणें हैं इधर कर दे रहा है, इधर वाली किरणों को इधर कर रहा है, मतलब किरणों को मिला रहा है, एक बिंदु की ओर इनको धकेल रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तर रेंज को अभिसारी रेंज, अभिसारी रेंज। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्जिंग रेंज। तो याद रहेगा, जो उत्तर रेंज होता है वो हमारा क्या है, अभिसारी रेंज, किरणों को मिलाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अभिसारी रेंज, कन्वर्जिंग रेंज। चाहे कैसा भी उत्तर रेंज है, उसका काम है किरणों को मिलाना। ठीक है, नजदीक रहना, वो क्या करते हैं, अभिसारित करता है किरणों को, इससे उनको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग
रेंज। ठीक है, ये उत्तर रेंज समझ में आ गया। अब आते हैं हम आउटर रेंज पे। ठीक है, ये हमारा कैसा रेंज है, आउटर रेंज है। ठीक है, कैसा रेंज, आउटर रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इसका हवा है, ये कांच है और फिर हवा है। तो इसमें भी दो सतह है, दोनों सतहों पे हमारा अपवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो ये हमारी आपतित किरण हो गई। तो इसका अभिगम कैसा होगा, देखिए ये इधर की सतह बन रहा है, तो इसका अभिगम कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इधर कहीं केंद्र होगा इसका, इस कर्व का, तो ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब हो गया। तो इसको जाना था ऐसे, लेकिन अब यहाँ पे अपवर्तन होगा आपतित किरण का। आपतित किरण का जब अपवर्तन होगा तो वो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, हवा से कांच में, यानी विरल से सघन में। ठीक है, विरल क्या है, हमारा हवा है और सघन कांच है। तो जब विरल से सघन में होता है तो किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो हमारा अभिलंब इधर है, तो ये किरण इधर की ओर झुक जाएगी, सीधे ना जाके इधर चली गई। ठीक है, यहाँ पहुंच गई, एक अपवर्तन हो गया। अब दूसरे अपवर्तन की बात करते हैं, इसका कैसा होगा। इसमें देखिए ये ऐसा होगा, इसका जो है केंद्र कहीं इधर होगा, तो इसका जो है अभिलंब ऐसा होगा। ठीक है, अब किरण सीधे जा रही थी, इधर यदि नहीं होता तो सीधे जाना था इसका, लेकिन अब यहाँ पे अपवर्तन होगा। अब कहाँ से कहाँ जा रही है, अब यहाँ से कांच से हवा में, यानी सघन से विरल में। क्या है, सघन से विरल में जा रही है। जब सघन से विरल में जा रही है तो किरणें अभिलंब से दूर जाती हैं। तो हमारा क्या है, ये अभिलंब है। ठीक है, ये किरण जा रही थी, अब इस और दूर, मतलब ये इधर जाएगी। ठीक है, इधर की ओर। तो ये जो किरण है वो अब इधर की ओर जा रही है, ये हमारी आपतित किरण है। और ये फाइनली जो अपवर्तित होने के बाद मिल रही है वो किरण इधर जा रही है। उसी तरह यदि इधर किरण करते हैं तो ये भी पहले इधर मुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसका अभिलंब ऐसे होगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर इसका अभिलंब ऐसे होगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगी, तो ये